तो क्लास आज का हमारा टॉपिक है 8 क्लास की हिस्ट्री। 8 क्लास की हिस्ट्री का चैप्टर सेकंड जो है वह इस बात पर है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी उसने किस प्रकार से व्यापार से साम्राज्य तक की रास्ते को सफ़र किया और अपने सत्ता की स्थापना की। तो आज हम इस टॉपिक के ऊपर विस्तार से बात करने वाले हैं। तो हमारे पास टॉपिक में कहता है, हम इसके हर लाइन को समझेंगे और इनके मतलब को समझने का कोशिश करेंगे। कहता है मुगल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह था। तो हमारे भारत में मुगलों में सबसे आखिरी जो बादशाह था उसका नाम था औरंगजेब। उन्होंने वर्तमान भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। 1707 में उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे मुगल सूबेदार और बड़े बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे थे। यदि आपको पता है कि जब कोई बड़ा आदमी मर जाता है तो भारत में जितने भी छोटे छोटे राज्य होते हैं वो उभर के सामने आते हैं और वो सोचते हैं कि अब तो हमारे सामने कोई ऐसा बड़ा शक्तिशाली राज्य है नहीं, तो वो अपने अपने राज्य की स्थापना और अपने अपने राज्य को आज़ाद करने की घोषणा कर देते हैं। उन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली। जितने भी छोटे छोटे सूबेदार थे, जमींदार थे, उन लोगों ने जैसे जैसे विभिन्न भागों में ताकतवर क्षेत्रीय रियासत सामने आने लगी, क्योंकि भारत में जितने भी छोटे छोटे रियासतें थीं, जमींदार थे, सूबेदार थे, वो अपने आप को ताकतवर दिखाना चालू कर देते हैं। दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सकी, क्योंकि यदि छोटे छोटे राज्य उभर के सामने आ जाएंगे तो जितने भी छोटे छोटे राज्य जब उभर के सामने आएंगे तो जो एक बहुत बड़ा संस्था है उसके प्रभुत्व लगातार धीरे धीरे कम हो जाएंगे। इसलिए दिल्ली जो है एक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह पाती है। अगला कहता है कि 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी, क्योंकि 18 सेंचुरी के टाइम में देखा ये जाता है कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वह धीरे धीरे एक व्यापारी कंपनी से बहुत बड़ी कंपनी से सत्ता की ओर मूव कर रही थी, स्थानांतरित हो रही थी। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेज पहले पहल एक छोटी सी व्यापारी कंपनी के रूप में भारत आए थे और यहाँ के इलाके पर कब्जे में उनकी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि जब वो शुरुआती टाइम में भारत आए थे तो उनका मेन पर्पस था केवल और केवल व्यापार करना। वो नहीं चाहते थे कि भारत के राज्य पर कब्जा किया जा सके। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि एक दिन वह इस विशाल साम्राज्य के स्वामी बन बैठे। ऐसा फिर क्या हुआ कि उन्होंने एक कंपनी के व्यापार को छोड़कर के भारत पर अपनी राजनीतिक सत्ता को स्थापित करने के बारे में देखना चालू कर देते हैं। इसमें जो चित्र दिया गया है, आइए देखते हैं चित्र के बारे में क्या कहता है। कहता है कैप्टन हडसन द्वारा बहादुर शाह जफर और उनके बेटों की गिरफ्तारी कर ली जाती है। औरंगजेब के बाद कोई मुगल बादशाह इतना ताकतवर तो नहीं हुआ, लेकिन एक प्रतीक के रूप में मुगल बादशाह का महत्व बना रहा। भले ही हमारे यहाँ पर सबसे पहला जो अंतिम मुगल बादशाह शक्तिशाली था औरंगजेब, वो बहुत ही ज़्यादा प्रभुत्वशाली था। वो तो मर गया, लेकिन उस पद की जो वर्चस्व था वो अभी भी कायम था। जब 1857 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारी विद्रोह हो गया तो विद्रोहियों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को ही अपना नेता मान लिया था। जब विद्रोह कुचल दिया गया तो कंपनी ने बहादुर शाह जफर को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और उनके बेटे जफर के सामने ही मार डाला। तो जब इन्हें बाहर भिजाया गया तो उसी समय इनके बेटा जफर को उनके सामने ही मार दिया गया, ताकि ये अपनी मुगलिया सल्तनत को ख़त्म कर सके और उस पूरे मुगलिया सल्तनत के ऊपर ब्रिटिश राज्य की सत्ता कायम हो सके। ये काम इस समय ब्रिटिश के द्वारा किया गया था। तो कहता है पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी वह एक्चुअल में हमारा जो इंडिया है वो पूर्वी क्षेत्र में पड़ता है। यदि आप इस मैप को देखने का काम करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये हमारे पास है नॉर्थ, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट और ये है साउथ। तो जो हमारे पास ब्रिटिश आइलैंड है ये एक्चुअल में नॉर्थ वेस्ट में है। तो ये जो लोग आए थे वह नॉर्थ ईस्ट की ओर आए थे, नॉर्थ ईस्ट की ओर। इसलिए कहता है ईस्ट इंडिया कंपनी का आना, क्योंकि ये ईस्ट की ओर आना चालू कर देते हैं, वेस्ट से।
कहता सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात इजाजतनामा हासिल कर लिया था। अब यहाँ पे ध्यान देना, कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। महारानी एलिजाबेथ प्रथम, ये महारानी एलिजाबेथ प्रथम जो थी वह इंग्लैंड की रानी थी, क्योंकि वहाँ रानियों का अर्थात राजाओं का शासन हुआ करता था। तो इनसे एक प्रकार का उन्हें परमिशन मिला। इस परमिशन का नाम था इजाजतनामा। इजाजतनामा का मतलब होता है कि आप किसी से परमिशन ले रहे हैं, किसके लिए? तो व्यापार करने के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए, जिससे कंपनी को पूरब में, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसे पूरब से व्यापार करने का एकाधिकार। एकाधिकार का मतलब होता है केवल वही कंपनी यहाँ से व्यापार करेगी और कोई दूसरी कंपनी व्यापार नहीं करेगी। इसी को कहा जाता है एकाधिकार दिया गया था। इस इजाजतनामे का मतलब ये था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती है। होड़ मतलब होता है रेस करना। जैसे कि मान लिया जाए कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो ब्रिटिश से निकल कर के आती है, यदि वो कंपनी ए है जिसने अपना मार्केट ए यहाँ पर इंडिया में लगाता है, तो ऐसा नहीं है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कोई कंपनी बी वो भी यहाँ पर आके लगाएगी, तो ऐसा उनके लिए परमिशन नहीं दिया गया था। केवल एक ही कंपनी इंडिया के अंदर अपना कंपनी खोल सकती है और व्यापार कर सकती है। कहता है इस चार्टर के सहारे अर्थात इजाजतनामे के सहारे कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगालना मतलब होता है ढूंढ सकती थी और वहां से सस्ती कीमत पर चीजें खरीदकर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर बेच सकती थी। मतलब कि इंडिया से सस्ते में सामान खरीदना और यूरोप में जाकर के महंगे में सामान बेचना। यदि हम इस मैप के सहारे समझें तो आपको पता होना चाहिए कि यदि इंडिया में आप सामान 3 रुपये का खरीदते हैं, तो वही सामान आपको जो यूरोप में मिलेगा वो 30 रुपये का मिलेगा। तो यहाँ पर सामान को सस्ते में खरीदा गया और वहाँ पर महंगे दामों में बेचा गया। कहता कंपनी को दूसरी अंग्रेज व्यापारिक कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का कोई भय नहीं था, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वह एकमात्र ऐसी कंपनी थी जो ब्रिटिश के द्वारा यहाँ पर भेजा गया था। कोई और कंपनी वहाँ से भेजा नहीं गया। उस जमाने में वाणिज्यिक कंपनियां मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बच करके ही मुनाफा कमा सकती थी। यदि आपकी कोई कमर्शियल कंपनी है तो कमर्शियल कंपनी आपको मुनाफा तभी दे सकती है जब आपके सामने कोई और कंपटीटर नहीं हो। अगर कोई प्रतिस्पर्धा ना हो तो तभी वह सस्ती चीजें खरीद कर उन्हें ज्यादा कीमत पर बेच सकती थी। ऐसा इस समय बताया गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। तो यहाँ पे दिया गया है वाणिज्यिक का मतलब क्या होता है, कमर्शियल मतलब क्या होता है। एक ऐसा व्यवसायिक उद्यम मतलब फैक्ट्री जिसमें चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीद कर और ज़्यादा कीमत पर बेचकर, यानी मुख्य रूप से व्यापार के जरिए मुनाफा कमाया जाता है। आज के टाइम में आपने नाम सुना होगा अमेजन। जो अमेजन जो कंपनी है, जो ऑनलाइन एक ई कॉमर्स कंपनी है, वो क्या करती है? तो वो सस्ते जो सामान होता है उसे सस्ते दाम में खरीदती है और महंगे दामों में बेच देती है। जैसे कि यदि आप बात करते हैं तो आप इंटरनेट पर यदि अमेजन पे सर्च करते हैं किसी हेडफोन के बारे में, और यदि आप जाते हैं मार्केट से हेडफोन लेने के बारे में, लोकल हेडफोन, तो मार्केट में लोकल हेडफोन यदि आपको मिलता है 50-60 रुपये में, तो ही लोकल हेडफोन आपको वहाँ पर 150 में या 200 में मिलता है। तो यहाँ पर क्या है, आपको मुनाफा कमाने के लिए कंपनियाँ खोली गई है। लेकिन यह शाही दस्तावेज दूसरी यूरोपीय ताकतों को पूरब के बाजारों में आने से नहीं रोक सकता था। मतलब कि भारत में जो राजा हुआ करते थे, उन्होंने इन सभी लोगों को यहाँ पर व्यापार करने का अधिकार नहीं दिया था, लेकिन फिर भी वो इनको रोक नहीं सकते थे। जब तक इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के पश्चिमी तट को छूते हुए कैप ऑफ गुड हॉप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते थे, तब तक पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा ली थी। तो भारत में सबसे पहले नंबर पर यदि कोई आता है तो उसका नाम था पुर्तगाली आते हैं। कौन आते हैं? पुर्तगाली आते हैं। तो भारत में सबसे पहले जो आए थे वो पुर्तगालियों का आगमन था। यदि आप देखते हैं कैप ऑफ गुड हॉप, तो इस मैप में आपको कैप ऑफ गुड हॉप जो दिखाई पड़ेगा वो ये दिखाई पड़ेगा, जो साउथ अफ्रीका का एक कोस्टल इलाका है। और यहीं से होते हुए सबसे पहली बार जो यहाँ से इधर की ओर गए थे उनका नाम था पुर्तगाली ही था।
आगे कहता है, यहाँ पर आगे कहता है कि जो पुर्तगाली आए थे वह गोवा में अपना ठिकाना बना चुके थे। तो भारत में सबसे पहली बार जो आए थे वो कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे। कहाँ पर आए थे? गोवा में आए थे। कब आए थे? तो 1948 में आए थे। और आया कौन था? तो बास्को डिगामा आया था। कौन आया था? बास्को डिगामा। तो भारत में पहला जो पुर्तगाली आया था गोवा में आया था, जिसका नाम था बास्को डिगामा, और ये भारत में 1498 1498 में पहली बार पहुंचता है। किस माध्यम से पहुंचता है? तो समुद्री मार्ग के माध्यम से पहुंचता है। कहता है 17वीं सेंचुरी के शुरुआती तक डच भी हिंद महासागर में व्यापार की संभावनाएं तलाशने लगे थे। मतलब भारत में जो दूसरा और कंपनी आती है, देखो पहली कंपनी जो हमारे पास आई थी, पहली कंपनी जो आई थी वह पुर्तगाली थी। जो दूसरी कंपनी आई थी वह डच कंपनी थी। कहता है कुछ समय बाद फ्रांसीसी भी आ गए। तो जो तीसरी कंपनी आई थी वो फ्रेंच कंपनी आई थी। अब समस्या ये थी कि सारी कंपनियां एक जैसी चीजें ही खरीदना चाहती थी। अब जितनी भी कंपनी आ रही है वो भारत से कॉटन ही खरीदना चाहती थी। कॉटन उनको चाहिए था बड़ी मात्रा में, कॉफ़ी चाहिए था, टी चाहिए थे, जो यहाँ पर बेहतर तरीके से पाए जाते थे, उनको ये सारी चीज़ें चाहिए थी। यदि आपके पास सामान 100 हो और आपके पास डिमांड काफ़ी ज़्यादा हो, तो डिमांड आपके पास 1000 की हो, तो इसकी जो कीमत होगी पहले जो 3 रुपये थी, अब इसकी कीमत बढ़ के हो जाएगी 30 रुपये। तो यहाँ पर इसकी कीमत बढ़ना चालू हो चुकी थी। अब देखो कहता है क्या कहता है, यूरोप के बाजारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की जबरदस्त मांग थी। तो भारत में जो सामानें ज़्यादा मांग की गई थी यूरोप के अंदर, उनके नाम थे सूती कपड़े, बारीक सूती कपड़े और रेशम के। तो दो चीज़ों की मांग यूरोप में काफ़ी ज़्यादा थी। तो यूरोप के बाज़ारों में दो चीज़ों की जो मांग थी उनका नाम था बारीक सूती कपड़े और रेशम की बहुत ज़्यादा मांग थी। इसके अलावा भारत की कुछ और भी चीज़ें काफ़ी बड़ी मात्रा में मांग थी, जिसका नाम था काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी। ये 4 मसाले थे जिनका बहुत बड़ी मात्रा में यूरोप में मांग थी। यूरोपीय कंपनियों के बीच इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा से भारतीय बाजारों में इन चीज़ों की कीमत बढ़ने लगी। तो भारत में जो कीमत बढ़ती है वो प्रतिस्पर्धा से बढ़ती है। कहता है जिसके कारण मुनाफा गिरने लगा। अब इन व्यापारी कंपनियों ने फलने फूलने का यही तरीका सॉरी यही एक रास्ता था कि वह अपनी प्रतिस्पर्धी कंपनी को ख़त्म कर दें। तो यहाँ पर देखो यहीं से शुरुआत होती है। यहाँ पर लिखा गया ना, अपनी प्रतिस्पर्धी कंपनी को ख़त्म कर दे। अब यहीं से शुरुआत होती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक सत्ता के रूप में स्थापित होना। क्योंकि शुरुआती टाइम में यदि वो कंपनी 3 रुपये का सामान 30 रुपये में बेच रही है, यदि उसी कंपनी को वही सामान 30 रुपये में दिल्ली इंडिया में ही मिले, तो यूरोप में और महंगा बिकेगा। और यूरोप में महंगा बिकेगा तो उसकी जो फ़ायदे हैं वो फ़ायदे कम हो जाएंगे। इसीलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इन सभी कंपनी को ख़त्म कर दें, ताकि इस पूरे बाजार पर हमारा कब्जा हो सके। तो इसमें कहता है क्या कहता है, बाजारों पर कब्जे की इस होड़ ने व्यापारिक कंपनियों के बीच लड़ाइयों की शुरुआत कर दी। सभी को लग रहा था कि भारत के जो बाजार है उस पर अपना अपना कब्जा हो जाना चाहिए। 17वीं और 18वीं शताब्दी में जब मौका मिलता, कोई एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के जहाज को डुबो देती, रास्ते में रुकावटें खड़ी कर देती और माल से लदे जहाज़ों को आगे बढ़ने से रोक देती, ताकि उनका व्यापार हो ना सके और भारत के व्यापारिक या बाजार पर उनका कब्जा हो सके। ये व्यापार हथियारों की मदद से चलते थे, क्योंकि हथियार होंगे तभी आप समुद्र में अपना वर्चस्व स्थापित स्थापित कर सकते हैं। यदि आपके पास हथियार नहीं है तो आप अपना वर्चस्व स्थापित नहीं कर सकते हैं। और व्यापारिक चौकियों की किलेबंदी के जरिए सुरक्षित रखा जाता था। यदि आपके पता है आपको कि भारत में जब पुर्तगाली आए थे, डच आए थे, फ्रेंच आए थे, ब्रिटिश आए थे, तो उन्होंने अपने अपने जो पोर्ट थे जहाँ से वो व्यापार किया करते थे उसकी किलेबंदी कर दी गई थी, ताकि बाहर से कोई हमला हमला ना हो सके। कहता है कि अपनी बस्तियों को किलेबंदी करने और व्यापार में मुनाफा कमाने की इन कोशिशों के कारण स्थानीय शासकों से भी टकराव होने लगे। उनको लगने लगा कि यदि ये व्यापारी कंपनी यहाँ पर आकर के अपने अपने किले बनाना चालू कर देगी, तो हमारे जो वर्चस्व हैं वो उनके ऊपर नहीं लागू हो पाएंगे। इसीलिए उनके साथ भी टकराव होना चालू हो गया। जैसे कि बंगाल में, बिहार में, कोलकाता में, यहाँ पे विरोध और इसके साथ मद्रास में विरोध देखने को मिल जाते हैं। कहता है व्यापार और राजनीति को एक दूसरे से अलग रखना कंपनी के लिए मुश्किल होता जा रहा था। और आइए देखते हैं कि ये कैसे हुआ
कि व्यापार और राजनीति में कंपनी जो थी वो अपने आप को कैसे अलग रख सकती थी। ये इस मुद्दे पर हम विचार करेंगे अगले टॉपिक में। आज के लिए इतना ही। ये कैसा लगा जरूर बताइए और वीडियो को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।